HTML के अंदर ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट कौन से होते हैं। जो एलिमेंट्स हमने इससे पहले पढ़ लिए हैं वो एलिमेंट्स, और उसके बाद हम ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स की मिसाल लेंगे। एक ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स इन अ न्यू लाइन, ठीक है, और इनलाइन एलिमेंट्स जो होता है वो स्टार्ट्स विद इन द सेम लाइन। अगर आप P लिखें, P के बाद जब दूसरा P लिखते हैं तो वो P उसी लाइन से शुरू होता है या अगली लाइन से शुरू होता है? हाँ जी, अगली लाइन से शुरू होता है ना। ये देखें जी, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक P लिखा और उसके बाद ये मैंने दूसरा P लिखा। अब अगर आप इसको ब्राउज़र में खोलते हैं तो आप देखें कि ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। तो ये जो टैग है, ये जो एलिमेंट है, ये ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा एलिमेंट यूज़ करते हैं, बेशक आप नई लाइन में चले जाते हैं, ठीक है, और वो एलिमेंट जो है वो उसी लाइन के ऊपर आपको पेस्ट होता हुआ नज़र आता है, तो देन वो हमारे पास जो है वो इनलाइन एलिमेंट नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये एक टैग था ना, अब इसके अंदर मैंने एक टैग और यूज़ कर दिया, ठीक है। अब ये एक M का टैग है, लेकिन ये टैग क्या है कि ये टैग आपको कभी भी नई लाइन पे नहीं लेके जाएगा। बेशक आपने इसको ऐसे करके क्यों ना लिख दें कि ये आपने लाइन तोड़ के लिख दिया और उसके बाद आपने ये लिख दिया, ऐसे करके भी आप इसको लिख दें, लेकिन आप देखें कि ये आपका उसी टेक्स्ट के अंदर आके जो है ना वो अलाइनमेंट हो गया। तो ये कौन सा एलिमेंट है? ये HTML का ऐसा एलिमेंट है जो उसी लाइन के अंदर रहता है, जबकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमेशा नई लाइन से जाके जो है वो स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जो नई लाइन से स्टार्ट होंगे उनको हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कहेंगे, और ऐसे एलिमेंट्स जो कि उसी लाइन में जाके स्टार्ट होंगे, न्यू लाइन में नहीं जाएंगे, इनको हम इन लाइन एलिमेंट्स कहते हैं। CSS के ज़रिए लेआउट जब हम बनाते हैं तो लेआउट की मदद से हम इन लाइन को ब्लॉक भी बना सकते हैं, ब्लॉक को हम जो है वो इन लाइन में भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारा, हाँ जी, ब्लॉक, ये देखें उसने मिसाल दी है। डिव जो है ये ब्लॉक है, H1 से लेकर H6 तक ब्लॉक है, P जो है ये ब्लॉक है, फॉर्म जो है ये ब्लॉक है। ये सिर्फ चंद एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। आप जिस एलिमेंट को यूज़ करते हैं, आप कोटेशन को यूज़ करते हैं, कमेंट्स को यूज़ करते हैं, लिंक्स को यूज़ करते हैं, UL को यूज़ करते हैं, इमेज को यूज़ करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये टैग जो है ये इनलाइन टैग है या ब्लॉक एलिमेंट है, ताकि जब आप उसकी CSS लिखें तो आप उसकी CSS हमने लिखनी होती है यही चीज़ें कंट्रोल करने के लिए। हमारे पास जो अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, बाद वक़्त आपने देखा है कि आप किसी वेब पेज को खोलते हैं ना तो सारी चीज़ें ऊपर नीचे लगी हुई नज़र आ जाती हैं, थोड़ी देर के बाद वो पेज बिल्कुल सीधा होकर आपके सामने आ जाता है। क्यों जी, ऐसा हुआ है ज़िंदगी में कभी? तो बेसिकली क्या होता है कि HTML लोड हो जाता है, CSS अभी लोड हो रहा है। जैसे ही CSS लोड होता है वो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे पोजीशन कर देती है। तो CSS ने लेआउट को कंट्रोल करना होता है, जो कि हमारा नेक्स्ट का टॉपिक होगा, ठीक है जी। इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में फ़र्क पता चल गया। अब सबसे पहला जो ब्लॉक एलिमेंट है और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, किसी एक वेबसाइट को आप खोल लें, किसी एक वेबसाइट को, इसी वेबसाइट के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और मैं व्यू पेज सोर्स देखता हूँ। ये मेरे पास सोर्स खुल गया, ये उस पेज का सोर्स है। कंट्रोल F मैंने किया और मैंने लिखा यहाँ डिव। देखो जी, एक वेबसाइट के अंदर कितनी दफ़ा डिव यूज़ हुआ है? 222 दफ़ा डिव जो है वो यूज़ हुआ। सबसे ज़्यादा इस टैग ने यूज़ होना है, और जहाँ भी हमने ब्लॉक बनाना है, जहाँ भी हम चाहते हैं, जिस तरह अभी लास्ट असाइनमेंट में वैस ने पूछा कि जी वो जगह बराबर बराबर छोड़ के बनाए, तो हमने डिव को यूज़ करना है। ये हमारा ब्लॉक लेवल का जो है ना वो जो है वो है। यहाँ तक बात की समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद आप देखें जी, हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट में सबसे पहला एलिमेंट है डिव की। डिव एलिमेंट्स हैज़ नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स। हाँ जी, इसका कोई भी एट्रीब्यूट, ये डिव का एलिमेंट है, ठीक है ना। अभी इस कोड को आप ट्राई करके देखें। अच्छा, इसमें ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको अभी फ़िलहाल आपने कंसिडर नहीं करना। जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है वो समझ जाएंगे कि ये CSS है, ठीक है। अगर नहीं पता तो इसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि ये हमने कल से बाकायदा शुरू कर देनी है।
हमारा जो काम है इसके अंदर, जो इस चीज़ को हमने फोकस करना है, वो देखना है, वो हमने ये देखना है। आप देखें कि ये पूरे का पूरा ब्लैक है। कैसे ब्लैक है? हमने क्या किया कि हमने ये H2 जो था और ये जो पैराग्राफ था, इस सारे को हमने एक डिव के अंदर बंद किया। यानी इस पूरे पोर्शन का एक हमने ये जितने भी एलिमेंट्स थे, जितने, जैसे मैं पीछे नहीं एक मिसाल आपको दे के आया कि स्टिकी हेडर उन्होंने बना दिया है, एक डिव और डिव लगा के उसके अंदर उन्होंने फिक्स्ड हेडर लिख दिया। अब आप उस डिव के, अगर आप उस डिव तक पहुंच गए हैं, जब भी आप एक अच्छा कोड देखेंगे ना तो वो इंटेंडेड कोड होगा। मैंने उस दिन भी बात की थी कि जैसे ये तो चूँकि एडिटर और तरह का है, अगर ये एडिटर के अंदर लिखा जाए कोड तो ये बाकायदा स्पेस्ड कोड होगा, ऐसे इसमें स्पेसें मौजूद होंगी, ठीक है। ये कोड थोड़ा सा आगे करके लिखा होगा ताकि पता चले कि ये इसका हिस्सा है। अब ये डिव हमने लगाया और ये पूरा पोर्शन, इसके अंदर चाहे आप पूरी वेबसाइट को बंद कर दें, और एक्चुअली होगा भी ऐसे, हर चीज़ हमारी डिव में बंद होगी, हमारा पूरा पेज एक डिव में बंद होगा। फिर उसके अंदर अगर हमारा हेडर है तो वो एक अलहदा डिव में बंद होगा। ये इस तरह करके हम अपने एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे यूजिंग डिव टैग। जहाँ पर हमें डिवीजन की ज़रूरत है हम इसको सब डिव जो है ना वो लगाते रहेंगे अंदर से अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए। अब इस सारे को डिव बनाया और सिंपली इस डिव की बैकग्राउंड को कह दिया कि कलर ब्लैक कर दो, जो कुछ इसके अंदर होगा उसके कलर को वाइट कर दो। बैकग्राउंड कलर से उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। जो कलर वाइट है इससे मुराद ये है कि इसमें जो कुछ भी आए, ठीक है, आपने रेड लिखा, जो कुछ इसके अंदर होगा, जितने एलिमेंट्स इसके अंदर। अब ये डिव जो है ये कंटेनर है, और ये जो H2 है और ये जो दो P हैं, ये देखें, एक P ये है और एक P ये इसके चाइल्ड बन गए हैं। ये कंसेप्ट भी ज़हन में रखना है, क्योंकि जब हमने jQuery और जावास्क्रिप्ट में जाके इनको एक्सेस करना है, वहाँ पर हमने चाइल्ड और पेरेंट के हिसाब से इनको एक्सेस करना है। डिव जो है वो हमारे पास एक ब्लॉक एलिमेंट है, देखें ना, एलिमेंट इज़ अ ब्लॉक लेवल दैट इज़ ऑफन यूज्ड एज अ कंटेनर। आपने HTML का पहला लेक्चर पढ़ा था ना, जिसमें मैंने टैग्स की डिवीजन बताई थी कि हमारे पास टैग जो हैं वो इतनी किस्म के हैं। तो जो पहली बेसिक थी जिसके ज़रिए हम अपना सारे का सारा मवाद जो है वो एंटर करते हैं किसके अंदर, अपने पेज के अंदर। दूसरी चीज़ थी कंटेनर्स, ठीक है। बाज़ औक़ात हम कंटेनर्स के अंदर डाल के चीज़ों को रखते हैं, और वो कंटेनर्स के जो टैग थे उनमें से पहला डिव है, आगे सेक्शन आएगा, नेव आएगा, और इसी तरह हेडर के नाम से भी टैग आएगा। ये सारे के सारे हमारे पास कंटेनर टैग हैं, ठीक है जी। और इसका यूज़ कितना ज़्यादा है ये मैंने आपको यहाँ से बताया कि आप इस पेज को देख लें कि 222 दफ़ा इस पेज में डिव इस्तेमाल हुआ है। ये जहाँ जहाँ पीला है ना, वहाँ वहाँ ये डिव है। बहुत हैवीली यूज़ होगा ये, और इसका कंट्रोल और इसको समझना, इसको ग्रिप करना, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, डिव के बाद हमारे पास जो अगला एलिमेंट है वो है स्पैन के नाम का, जी जी। उसके बाद है ये स्पैन का एलिमेंट। स्पैन सबसे पहले मैंने कहा, जब भी अब आपने कोई एलिमेंट पढ़ना है ना, सबसे पहले उसमें ये देखना है ये इनलाइन है, ये ब्लॉक है, ये पता होना चाहिए आपको। P इनलाइन है, ब्लॉक है, डिव इनलाइन है, ब्लॉक। अब हम स्पैन के अंदर देखें, उसमें सबसे पहली लाइन क्या बताई कि ये इनलाइन। जहाँ भी आप स्पैन यूज़ करेंगे वो दूसरी लाइन में नहीं जाएगा। इसको हम यूज़ करते हैं, पता क्या, यही हमने एग्जांपल देखी ना, जैसे ये वाली एग्जांपल थी। हम इसमें चाहते थे यार ये जो यूनाइटेड किंगडम का लफ्ज़ नहीं है, इसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग और हो, यानी इस एक लफ्ज़ की, यूनाइटेड किंगडम की, या कंट्री नेम्स, आप एक पैरा लिख रहे हैं उसमें जितने भी कंट्री नेम्स आ रहे हैं, अक्सर आप देखते हैं आप कोई भी जब तहरीर देखते हैं इंटरनेट के ऊपर, आर्टिकल कोई भी पढ़ते हैं, तो उसमें चंद अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनको आपने बोल्ड किया होता है पूरे पैरे में, लेकिन वो अलहदा से नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि जहाँ जहाँ कंट्री नेम आ रहा है उनकी फॉर्मेटिंग में अलहदा से कंट्रोल करो, तो फिर आप क्या करोगे कि आप पूरा पैरा एज इट इज़ लिखते जाओगे, और जहाँ पर आएगा ना उसको स्पैन के अंदर लिख दोगे, वो वाला हिस्सा जो है वो आप स्पैन के अंदर लिख दोगे। ये देखो, ये माई है, ये पूरी हेडिंग है। हेडिंग के अंदर जो कुछ होता है वो H1 उसको लागू करता है, ऐसे ही है ना। H1 में आप लिखें तो H1 खुद ब खुद उसका फ़ॉन्ट, उसका कलर, उसका साइज सेट कर देता है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपने हेडिंग के अंदर जो लफ्ज़ लिखा इम्पॉर्टेंट हेडिंग, ये आपका टेक्स्ट था, आपने इस इम्पॉर्टेंट को जो है ना वो स्पैन के अंदर बंद कर दिया, और इस स्पैन को CSS दे दी, क्या, कलर इज़ इक्वल टू रेड।
कलर इज इक्वल टू रेड आपने अलहदा से दिया, तो आप देखें कि इस हेडिंग में आप जो कुछ मर्ज़ी लिखते रहें, ठीक है। इम्पॉर्टेंट हेडिंग अबाउट HTML लेक्चर सी रिज़ल्ट, आप जो मर्ज़ी लिखते रहें, ठीक है। जितना मर्ज़ी आपका लंबा टेक्स्ट हो, चाहे ये पैरा है, चाहे ये डिव है, चाहे जो कुछ मर्ज़ी है, लेकिन स्पैन वाली एलिमेंट पे आप जो चाहेंगे वो उस तरह का आपको नज़र आएगा, ठीक है। फ़िलहाल चूँकि हम यूज़ कर रहे हैं CSS को इस तरह से लिखना, ठीक है, तो ये भी सवाल पैदा हो सकता है कि मेरे पेज में तो 15 लफ्ज़ ऐसे आएंगे जिनको मैंने स्पैन करना होगा। जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी को देखते हैं जी, इसमें हम ना यूनाइटेड किंगडम जो है ना इसके ऊपर स्पैन लगाते हैं। हमारे पास यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है ये, ठीक है जी, SPAN स्पैन लिखा, और यहाँ पे मैंने स्पैन को बंद कर दिया, स्पैन, ठीक। और हमारे पास जो होता है कि अगर आपने CSS लिखनी हो तो वो हेड सेक्शन के अंदर आप लिखते हैं, ये आपका हेड सेक्शन है ये, और यहाँ पर आकर आप स्टाइल का टैग लिखेंगे, ठीक है। स्टाइल के टैग के अंदर अब आप चाहते हो कि आपके जितने भी स्पैन हैं उन सब पे रेड कलर हो जाए, तो आप यहाँ पे लिखोगे स्पैन, और ये ब्रेसेस हैं, ठीक है जी, COLOR कलर कॉलन रेड। अब आप जहाँ मर्ज़ी इस पूरे पेज में स्पैन को यूज़ करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो स्पैन वाली एलिमेंट जो है ना वो रेड होती चली जाए। ये भी एक तरीका है CSS लिखने का। CSS पे मैंने कहा कल बात होगी, लेकिन CSS आप किसी भी टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। ये देख रहे हैं ना आपने, ये लिखा हुआ है, ये चल रही है ना, बैकग्राउंड भी हुआ हुआ है, वाइट भी हुआ हुआ है, और आप इस CSS को अलहदा से अपने हेड सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं। अगर यही मैं यहाँ से, ये देखें Ctrl+X मैंने किया, यहाँ से ये ख़त्म हो, Ctrl+Z, ये देखें जी Ctrl+X, ये मेरा डिव यहाँ से ख़त्म हो गया। ये मैंने हेड भी बना लिया है, हेड के अंदर स्टाइल का टैग भी बना लिया है। तो यहाँ मैं आऊँगा और अब लिखूँगा डिव, और ये ब्रेसेस, और इस ब्रेसेस के अंदर वो सारी CSS में कॉपी कर देता हूँ। यहाँ से अब मुझे स्टाइल का लफ्ज़ जो है ना वो मिटाना पड़ेगा, ठीक है जी। ये डिव है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, कलर वाइट है, पैडिंग जो है वो 20 है। सी रिज़ल्ट पर क्लिक करें, कोई फ़र्क पड़ा जी? वो CSS अब वहाँ से अप्लाई हो गई है। तो CSS को लिखने के हमारे पास 3 तरीके हैं। या तो आप CSS को अपने टैग के अंदर ही लिख दें, जैसे ये है, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल का लफ्ज़ लिखें, कॉलन बनाएं और बतौर एट्रीब्यूट शामिल करें। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, एट्रीब्यूट लिख रहा हूँ ना, बतौर एट्रीब्यूट आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ये कलर लिखा आपने, कॉलन, और आपने लिख दिया ग्रीन, ठीक है। ये देखें आपके सामने ग्रीन हो गया। या दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है वो हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल का टैग लिखें, और स्टाइल के अंदर आप जिस चीज़ की भी चाहें वो CSS लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहें स्पेलिंग सही होने चाहिए जी, क्योंकि ये केस सेंसिटिव भी है CSS, और स्पेलिंग भी इसके बिल्कुल ओके होंगे तो तब ये जाके अप्लाई होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। ये येलो है ना हमारे पास, और इसके ऊपर बैकग्राउंड जो है वो डिव वाला जो है ना वो लगा हुआ है। पहले बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, उसके बाद हम येलो लगा रहे हैं, तो डिव वाले को जो है ना वो पहले लगाएगा, इस वजह से इसको अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। चलें जी, नाम क्या बताया था आपने? ठीक है, क्लियर है जी यहाँ तक? स्पैन की भी समझ आ गई, डिव की भी समझ आ गई। आगे देखें जी, एग्जैक्ट आर्ट। उसके बाद हमारे पास हैं HTML के ये 2 टैग्स थे, डिव और ये, इससे हम ब्लॉकिंग करेंगे अपने एलिमेंट्स की। यहाँ तक बात की समझ आ गई। अब आ गया दूसरा तरीका, वो हमारे पास है कि हमने लेआउट्स किस तरह से बनाने हैं। ये देखेंगे, ये लेआउट की हमारी एग्जांपल है। लेआउट इस चीज़ को कहते हैं, अब आप देखेंगे आपकी एक वेब होती है,
कि ऊपर एक हेडर है, ये वाला आपका सेक्शन वाला हिस्सा है, ये आपके लिंक्स हैं, ये वही है ना जो लेआउट CSS W3 स्कूल्स का है, और उसके बाद ये नीचे आपका फुटर है। ये फुटर आप 15 लाइनों का कर लें, इस फुटर में आपके मज़ीद डिव हों, कॉलम हों, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बेसिक इसके अंदर हमारे पास ये हेडर आ गया, ये आपकी लिंक बार आ गई, या नेविगेशन बार आ गई, लिंक्स बार भी क्या, ये और आपका सेक्शन एरिया आ गया। अब ये सारा कुछ एज़ इट इज़ बनाना होगा, ठीक है। एज़ इट इज़ अगर आप इसको बनाना चाहें तो ये डिव के ज़रिए होगा, ठीक है। आप ये वाला कोड देखेंगे ज़रा, ट्राई इट योरसेल्फ। ये देखें जी, ये बना हुआ है। इसमें जो सारा काम है वो CSS का है। मैं इस CSS को यहाँ से डिलीट करता हूँ। ये देखें जी, Ctrl+X किया मैंने और C रिज़ल्ट किया। HTML ये काम करती है। आपने HTML में सिटी गैलरी लिखा, उसने सिटी गैलरी कर दिया, ठीक है। आपने जो है वो लंदन, टोक्यो, पेरिस, इसी तरह ही है ना, कोई चीज़ तरतीब में नहीं है। जैसे ही आप इसके लिए CSS लिखेंगे, आपके लेआउट्स जो हैं वो बनते चले जाएंगे। बात समझ में आ गई या नहीं? Yes, ठीक है जी। इस एग्ज़ाम्पल को आपने W3 स्कूल से लेना है और इस एग्ज़ाम्पल के साथ ही आपने जो है ना वो अपनी वेबसाइट का लेआउट तैयार कर लेना, ठीक है जी। फिर इसके बाद हम इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे और इस तरह भी बनाएंगे। कम से कम आपने 4-4 पेज की वेबसाइट बना के लानी है। कितने पेज की? मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ, C रिज़ल्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे टाइटल होगा, यहाँ 3 से 4 लिंक होंगे और ये आपका फुटर होगा, और यहाँ पर जिस लिंक पर आप क्लिक करेंगे वो वाला पेज जो है ना वो लोड हो जाएगा। यहाँ तक बात की समझ आ गई। अब इसके अंदर एक चीज़ आपको, आप समझेंगे कि मैं लिंक पर क्लिक करूँ तो ये बदल जाए, ऐसा नहीं होना। आप एक पूरा पेज बनाओगे जिसमें ये वाला हिस्सा नहीं होगा, बाकी सारा कुछ होगा। ये पूरा लेआउट होगा, समझ आ रही? हाँ, ये 4 पेज बनेंगे खाली इस तरह। एक का नाम आप रख देंगे london.html, एक का नाम रख देंगे paris.html, एक का नाम रख देंगे tokyo.html। खाली 4 पेज बन जाएंगे, चारों में ये होगा और ये वाला नहीं लिखेंगे आप, खाली बन गए। अब आप इनको लिंक बनाएंगे। जब आप लंदन पे क्लिक करें तो london.html खुल जाए, ठीक है। उसी चारों में लिंक बनेंगे ना। जब आप पेरिस पर क्लिक करें तो paris.html, जब आप टोक्यो पर क्लिक करेंगे तो tokyo.html। अब आपके पास 4 पेज हैं। कितने पेज हैं? 4। चारों पेजों में 4 लिंक्स हैं और चारों लिंक्स में वैल्यूज़ आपने दी हुई हैं कि समझ आ रही है ना। अब आप क्या करें, जब ये स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप ये करें कि एक एक पेज को खोलें और उसके यहाँ पर लंदन वाले में लंदन वाले की तफसील लिख दें, समझ आ रही है। और जो दूसरा हिस्सा है उसमें दूसरे की तफसील लिख दें, तीसरे की तफसील लिख दें। किसी एक फाइल को खोलें, ठीक है, और उस पर क्लिक करेंगे वो दूसरा पेज लोड हो जाएगा। अब वो पेज लोड होगा लेकिन उस पेज में तब्दील सिर्फ ये वाला हिस्सा होगा। हमें ऐसे लगेगा कि जैसे सिर्फ ये वाला हिस्सा लोड हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली आपका पूरा पेज उसी लेआउट के साथ जो है वो दोबारा से लोड होता है, ठीक है जी। तो इस तरह जो है ना वो आप इसको बना के लाएंगे तो ये आपका एक जो है ना वो लेआउट का स्ट्रक्चर भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। इसके बाद फिर अगली टास्क हमारी स्टार्ट होगी जो कि होगी रिस्पॉन्सिव से। रिस्पॉन्सिव हमारे पास HTML रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन जो कि आज का मॉडर्न डिज़ाइन है कि आप वेबसाइट को मोबाइल पे खोलें, वहाँ भी ये सही नज़र आनी चाहिए। आप वेबसाइट को टैब पर खोलें, वहाँ भी ये सही नज़र आनी चाहिए। आप अपनी वेबसाइट को जो है वो अगर लैपटॉप पे खोलते हैं तो वहाँ, यानी जितनी स्क्रीन की विड्थ है आपकी वेबसाइट उसी विड्थ में एडजस्ट हो जाए। अगर आपकी वेबसाइट का ये बिहेवियर है तो देन यू कैन से कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। अगर उसका ये बिहेवियर नहीं है, स्क्रीन के अंदर वो पूरी खुल गई है और आप इस तरह करके हॉरिजेंटली भी स्क्रॉल कर रहे हो, वर्टिकली भी स्क्रॉल कर रहे हो, तो देन आपका वो नॉन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा। तो मॉडर्न जो इरा है उसके अंदर तो आमतौर पर रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन ही चल रहे हैं। इसके लिए हमें CSS को बाकायदा पढ़ना पड़ेगा। जब हम CSS पढ़ लेंगे तो देन हम इसको जो है ना वो अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ तक बात की समझ आ गई जी। ये HTML है और ये HTML के सारे टैग्स हैं, ठीक है। ये HTML5 है। सिर्फ ये ग्राफिक्स को छोड़ के और APIs को छोड़ के बाकी हर चीज़ को आप पढ़ें, कम से कम इस पर 4 घंटे लगाएं, कम से कम
4 घंटे लगाएं एक एक टेक को। ये क्विज़ भी दे के देखें आप, ये क्विज़ बने बनाए हैं, टेस्ट बने बनाए हैं, एग्जांपल्स हैं इसमें, ये भी करके देखें तो आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम HTML का हो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, और कल जो है वो हम CSS को सीखेंगे। जब CSS हमारा मुकम्मल हो जाएगा, ये मुकम्मल हो जाएगा, फिर जो है ना वो हम इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने शुरू कर देंगे। एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना के उस डिज़ाइन को लेके हम एंड तक चलेंगे, वही हमारा प्रोजेक्ट होगा। अगर आपने खुद से कुछ सोचा होगा तो वही बड़ी ज़बरदस्त बात है, वरना हम जो है वो एक ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन सिस्टम पे काम करेंगे। समझ आ रही है? उसमें क्या होगा कि यूज़र आएगा, अपना अकाउंट बना लेगा, वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है जी। फिर वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा, उसका उसके सामने पेपर आ जाएगा, फिर वो पेपर जनाब जो है वो सॉल्व करेगा, सबमिट करेगा, वो पेपर का रिज़ल्ट जो है वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। समझ आ रही है ना? इस तरह का हम एक वेबसाइट और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जो है ना वो तैयार करेंगे। क्लियर है जी ये बात? थैंक यू जी।